इंडियन एविडेंस एक्ट धारा 32 को डील करेंगे। डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्युकालिक कथन बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? मृत्युकालिक कथन। मृत्युकालिक कथन ऐसे कथन जो किसी व्यक्ति ने मरते वक्त किए हो। हालांकि मृत्युकालिक कथन पूरी धारा 32 नहीं है। इस धारा 32 का सब क्लोज 1 केवल मृत्युकालिक कथन है। ये जो लिखा हुआ है जबकि वह मृत्यु के कारण से संबंधित है, केवल यही मृत्युकालिक कथन है, बाकी इसके 7 क्लोज अलग है। धारा 32 को क्यों काम में लेते हैं, इसका महत्व क्या है? वे दशाएं जिसमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया हुआ कथन सुसंगत है, जब वो मर गया है, मिल नहीं सकता, ऐसी 4 स्थितियां बताएगा। इन 4 स्थितियों में जब वो मर गया है, मिल नहीं सकता है, साक्ष्य देने में केपेबल नहीं रहा है, डिसेबल हो गया, असमर्थ हो गया, या उसकी हाजिरी इतने विलंब और व्यय के बिना उपात्त नहीं की जा सकती जितनी मामले की परिस्थितियों में न्यायालय को अयुक्तियुक्त प्रतीत होती है। इन चारों परिस्थितियों में अगर किसी व्यक्ति ने कोई कथन किया है जो ये नीचे दिए गए 8 पॉइंट से संबंधित है, तो वो कथन धारा 32 में रिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि अब वो व्यक्ति या तो मर गया है, या अब वापस वो व्यक्ति कभी मिल नहीं सकता, या वो साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है। कोई व्यक्ति कोमा में चला गया, प्रथम मरा भी नहीं, मिल भी रहा है, पर वो कोमा में चला गया, और कोमा में गया व्यक्ति एविडेंस तो दे ही नहीं सकता, वो तो हाथ डेथ की कंडीशन में होता है। या कोई व्यक्ति है जिसकी हाजिरी इतने विलंब और वैसे उपात्त की जाएगी जो मामले की परिस्थितियों में पॉसिबल नहीं है। जैसे अंबानी जी की हाजिरी जी है कोर्ट में। अंबानी जी समझ गए होंगे, वो गोलू मोलू के पिताजी, जिसकी अभी शादी हुई थी गोलू मोलू की, तो उसके पिताजी को अगर कोर्ट में लाना है, और मैं कहूं कि जयपुर के कोर्ट में उसको मेरे मामले में गवाह देने के लिए लाना है, तो वो तो आ नहीं सकते, क्योंकि इतनी हाजिरी में इतना विलंब और व्यय होगा जितनी मामले की परिस्थितियों से न्याय संगत नहीं है। उनकी 1 मिनट की कीमत 20 लाख रुपए, वो क्यों आएंगे मेरे मामले में एविडेंस देने? तो कोई ऐसा स्टेटमेंट जो किसी व्यक्ति ने किया हो और आज उसको कोर्ट में नहीं लाया जा सकता 4 परिस्थितियों के कारण, तो उसका कथन सुसंगत है यदि वो निम्न 8 बातों के लिए किया गया है। धारा 32 आवश्यकता के सिद्धांत पर आधारित धारा है। धारा 32 आवश्यकता के सिद्धांत पर आधारित धारा है। आवश्यकता का सिद्धांत क्या? कि किसी मामले में मान लो एविडेंस ही नहीं है कि कैसे कोई व्यक्ति मरा है, कैसे वो चीज हुई है, और केवल वो व्यक्ति जो मरा था उसने मरने से पहले कोई बात कही थी जो उसके मृत्यु के कारण से संबंधित है, या वो परिस्थितियां बताती है जिसके कारण मृत्यु हुई थी। जैसे मैं अपनी पत्नी से, हालांकि मेरी शादी नहीं हुई, पत्नी को छोड़ो, मैं अपने रूम पार्टनर से कहकर निकलता हूं कि भैया मैं जा रहा हूं ऑफिस। ऑफिस तो कोई क्यों मारेगा? मैं अपने रूम पार्टनर से कह के निकलता हूं कि मैं अपने पुराने जो दोस्त थे उसके पास जा रहा हूं, मैंने 1 लाख रुपए उससे उधार लेने थे, उधार दे रखे थे, वो लेने जा रहा हूं। आज उसका फोन आ गया, मैं कई दिन से मांग रहा था कि भाई पैसे दे पैसे दे, आज उसका फोन आ गया, आजा आज तेरे पैसे चुका देता हूँ, मेरे पास पैसे भी आ गए। तो मैं उसको कह के जा रहा हूँ कि मैं दोस्त के पास जा रहा हूँ, उसका फोन आया था, 1 लाख रुपए लेने जा रहा हूँ, शाम को आऊंगा, पनीर वनीर ले आऊंगा, तू रोटी बना के रेडी रखना, ठीक है। अब मैं आया ही नहीं शाम को, और पता लगा कि एक ट्रेन के अंदर कोई बॉक्स में मेरी लाश 5-10 टुकड़ों में पड़ी हुई है, 5-10 टुकड़ों में कटी हुई उस ट्रेन के अंदर मेरी लाश है। अब ये जो मेरा आखिरी स्टेटमेंट था कि मैं अपने दोस्त का कॉल आया, उसके पास जा रहा हूं, 1 लाख रुपए जो मैं मांगता था आज वो चुका रहा है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? डाइंग डिक्लेरेशन है। क्यों? क्योंकि ये मृत्यु के कारण से संबंधित है कि मैं दोस्त के पास गया था, उसके बाद मेरे मृत्यु की खबर आई कि वो ट्रेन जो दोस्त के यहाँ जाती थी और वहां से आती थी, उस ट्रेन में जब वो ट्रेन रिटर्न आ रही थी तो उसमें एक बॉक्स रखा हुआ था जिसमें कटी हुई लाश थी, और वो लाश मेरी ही थी। तो ये क्या है कि मेरा जो आखिरी स्टेटमेंट है मेरे मृत्यु के कारण से संबंधित है। तो पहले दोस्त को पकड़ेंगे, भाई यहां से तो वो तुम्हारे नाम से गया था, तुमने कॉल भी किया था कि आजा तेरा पैसा ले जाओ,
ये क्या है, डाइंग डिक्लेरेशन है। क्योंकि इस मामले में अब मैं एक ही व्यक्ति को बता के गया हूं कि दोस्त के पास जा रहा हूं, और कोई पता नहीं है, ना कोई मेरा मृत्यु का और कोई कारण नजर आ रहा है कि कोई दुश्मनी थी, मैं तो बहुत सभ्य सो व्यवहार रखता था, कोई गाली भी दे देता है ना, एज स्टूडेंट भी मुझे कोई गाली दे देता, मैं बड़े साधारण भाव से हाथ जोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं यार, तेरी नाराजगी है तो निकाल जा, कोई दिक्कत नहीं है छोड़ी। तो भाई क्यों मेरी किसी से कोई दुश्मनी होगी? तो ये एक नेचुरल फॉर्म है कि आपने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया और अब कोई नया एविडेंस नहीं है, तो आवश्यकता के आधार पर उसी एविडेंस को काम में लिया जाता है, क्योंकि वहां कोई एविडेंस नहीं है। अब इस धारा को समझते हैं कि वे दशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा रिलेवेंट फैक्ट, मैंने दो बातें बोली थी, आपको याद होगी कि एक धारा तो है धारा 6 जो केवल विवादक तथ्य की बात करती है, एक धारा आएगी धारा 32 वहीं पे बोली थी जो केवल सुसंगत तथ्य की बात करेगी। तो धारा 6 और 32 दोनों में केवल एक एक तथ्य की बात की है, बाकी आप 6 से लेके 55 तक पढ़ोगे, सब में विवादक तथ्य सुसंगत तथ्य से जो भी रिलेवेंट फैक्ट होता है उसका एविडेंस दिया जाता है। धारा 6 में केवल विवादक तथ्य का, धारा 32 में सुसंगत तथ्य का। ठीक है, तो ये स्पेशल फैक्ट है, हालांकि आपको कभी आज तक ये पूछा नहीं गया, फिर भी एक बहुत ही माइनर फैक्ट है, जब पूछा जाएगा तो बहुत लोगों को दिक्कत आएगी करने में। तो वे दशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया हुआ कथन सुसंगत है, जो मर गया, मिल नहीं सकता इत्यादि। तो सुसंगत तथ्यों का या तो लिखित कथन किया या मौखिक कथन किया। जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया है वो मौखिक या लिखित कथन, जो आज मर गया है, जो आज मिल नहीं सकता, या जो साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है, वो अब साक्ष्य देने में समर्थ नहीं रहा है किसी भी कारण से, कि आप जुबान ही काट ली और हाथ भी काट दिए, ना तो लिख सकता है ना बोल सकता, हो गया साक्ष्य देने में असमर्थ। या जिसकी हाजिरी इतने विलंब और व्यय के बिना उपाप्त नहीं की जा सकती जितनी मामले की परिस्थितियों के अनुसार न्यायालय को अयुक्तियुक्त प्रतीत होती है। मैं तो कह दूं मेरे मामले में एलन मस्क आके बता देगा मैं कितना अच्छा आदमी हूं सोशल मीडिया पे, मेरा कैरेक्टर उसको पता है क्योंकि वो ट्विटर का मालिक है और मैं ट्विटर चलाता हूं। मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, क्यों मेरे मामले में मेरे कैरेक्टर की गवाही देने आएगा? तो न्यायालय क्या समझता है, इस मामले में उस व्यक्ति का इतना विलंब और व्यय के बिना उपाप्त नहीं की जा सकती जो मामले की परिस्थितियों के अनुसार अयुक्तियुक्त है। तो इन चारों दशाओं में किसी व्यक्ति का एविडेंस जो अब मर गया, मिल गया नहीं सकता, ये चारों कंडीशन में अगर किसी व्यक्ति ने कोई कथन किया था, चाहे लिखित था या मौखिक था, वो सुसंगत होता है। किन दशाओं के लिए? इन निम्नलिखित दशाओं के लिए। ये 8 दशाओं की बात करेगा, जिनमें पहली दशा होगी डाइंग डिक्लेरेशन। अब उसका कथन क्या है? जबकि वह कथन मृत्यु के कारण से संबंधित है, कि जबकि वह कथन किसी व्यक्ति की अपनी मृत्यु के कारण के बारे में, या तो उसने अपना मृत्यु का कारण बताया है। ठीक है, मैं आज आशंका व्यक्त करता हूं कि यार मेरा कोई इंस्टीट्यूट को लेके, या मैंने किसी वीडियो में प्रॉपर किसी इंस्टीट्यूट की चर्चा कर दी थी, कोई मामला हो गया था, काफी लीगल इशू हुआ, बाद में मुझे धमकियां भी मिली कि आपको अगर आपने पढ़ाया ऐसा कर दिया जाएगा। मेरा आज स्टेटमेंट होता है, कल और मैं मर जाता हूं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? डाइंग डिक्लेरेशन है कि उनका स्टेटमेंट था रिगार्डिंग, वो कह रहे थे कि कई लोगों से मेरा डिस्प्यूट चल रहा है रिगार्डिंग कोचिंग क्लासेज के। तो ये स्टेटमेंट क्या है? मृत्यु के कारण से संबंधित है। मैं बता रहा हूं कि ऐसा मेरा डिस्प्यूट चल रहा है और कल मृत्यु हो जाती है तो इसको डिस्प्यूट से जोड़ के देखा जाएगा। या आज मैं कहता हूं यार मेरी पड़ोसी से लड़ाई होगी और पड़ोसी ने धमकी दी कि 5 दिन के अंदर तेरे को बता दूंगा कि मैं क्या चीज हूं, तो मेरी मृत्यु के कारण से संबंधित है। या उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया कथन है जिसके परिणाम स्वरूप मेरी मृत्यु हुई। मैंने कहा दोस्त के पास जा रहा हूं, उसको 1 लाख रुपए उधार दिए थे, वो लेने जा रहा हूं, आज उसका फोन आया कि आजा ले जा तेरे पैसे। तो ये क्या है? उस परिस्थिति, उस व्यवहार, उस ट्रांजिशन के बारे में मेरा स्टेटमेंट है जिसके फलस्वरूप मेरी मृत्यु हुई। क्योंकि मैं दोस्त के पास गया, वापस नहीं आया, मेरी लाश ही आई। तब उन मामलों में जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रसंगत है, वहां ये चीज रिलेवेंट है। तो जहां कोर्ट के सामने ये मामला प्रसंगत है कि मेरी मृत्यु कैसे हुई, किस व्यक्ति ने मुझे मारा, तो ये दोनों
या तो मैंने मृत्यु के कारण के बारे में कोई कथन किया या उस परिस्थिति के बारे में कथन किया जिसके परिणाम स्वरूप मेरी मृत्यु हुई, वहां रिलेवेंट है। अब बता रहा है कि ऐसे कथन सुसंगत है चाहे उस व्यक्ति को जिसने उन्हें किया है उस समय किया हो जब मृत्यु की प्रत्याशंका नहीं थी या थी। कि मैंने चाहे वो स्टेटमेंट जनरल लहजे में जब मुझे यह आशंका नहीं थी कि मृत्यु हो सकती है या मुझे आशंका थी मृत्यु हो सकती है, दोनों ही लहजे में मैंने अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया है तो भी रिलेवेंट है। जैसे एक तो मैं जनरली कह रहा हूँ, दोस्त के पास जा रहा हूँ, 50,000 1,00,000 रुपए लेके आता हूँ, तो ये मुझे आशंका थोड़ी है कि मेरा दोस्त पैसे के नाम से बुला के और मर्डर कर देगा कि 1,00,000 से पीछा छुड़ाया, इसी को मार देते हैं, ठीक है। तो यहां मुझे मृत्यु की आशंका नहीं, और मैं कह रहा हूं कि यार पड़ोसी ने धमकी दी है यार, और पड़ोसी है भी खतरनाक आदमी है, हो सकता है 4-5 दिन में वो कुछ गलत करे मेरे साथ, तो ये मेरा मृत्यु के आशंका है और मेरा स्टेटमेंट है। तो दोनों ही मामलों में स्टेटमेंट रिलेवेंट है, चाहे मुझे मृत्यु की आशंका रही हो या नहीं रही हो, चाहे उस कार्यवाही का नेचर जिसमें मेरा मृत्यु का कारण प्रसंगत है प्रकृति कैसी हो, चाहे सिविल नेचर हो चाहे क्रिमिनल नेचर हो, डाइंग डिक्लेरेशन बोथ चीजों पर लागू होता है, सिविल और क्रिमिनल दोनों नेचर पर। सिविल मामलों में मान लो कि मेरे द्वारा लिखी हुई कोई विल है कि मैंने अपनी संपत्ति मेरे जो भी परिजन है उनमें बराबर बराबर बांट दी या किसी में ज्यादा कम बांटी, एक ऐसी विल कोर्ट में पेश की गई और सामने वाला ये ऑब्जेक्शन करता है कि वह व्यक्ति सभी में बराबर बराबर विल नहीं बांट सकता, उसका हमेशा जब भी कोई व्यक्ति मिलने जाता था ये स्टेटमेंट रहता था कि ये व्यक्ति ने मेरी बहुत सेवा की है, बहुत सहयोग किया है, मैं इसको अपनी प्रॉपर्टी का 50% हिस्सा दूंगा, बाकी 50% परिवार को बांटूंगा। तो कहीं ना कहीं किसी और व्यक्ति ने उनको मारा है और ये झूठी विल बनाई है, क्योंकि उसने विल बनाने के बाद एक बार स्टेटमेंट दिया भी था, बताया भी था कि मैंने 50% प्रॉपर्टी से दे दी, बाकी 50 तुम लोगों के बीच में बांट दी, सबके बीच में ओपन। तो वहां वो स्टेटमेंट, क्योंकि वहां विल को कोर्ट में साबित किया जाना है, विल को प्रोबेट के रूप में बदलना है, तो वहां मृत्यु हो सकता है कि कोई ऐसे व्यक्ति ने जिसने विल पेश किया कि सबके बीच में बराबर संपत्ति बांटी गई, उन्हीं में से किसी व्यक्ति ने मेरा मर्डर किया हो। तो यहां मृत्यु का कारण प्रसंगत है। विल के मामले में देखा जाता है कि मृत्यु नेचुरल थी या अननेचुरल थी, क्योंकि जो व्यक्ति मर्डर करता है उसको संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलता, ठीक है। हिंदू सक्सेशन एक्ट इस चीज को डिफाइन करता है कि आप अपने पिता को मारकर अपने पिता की संपत्ति नहीं ले सकते, आप निरहरित हो जाओगे अपने पिता की हत्या करते हो। पितृहंता बोला जाता है जो अपने पिता की हत्या करता है, ठीक है। तो चाहे सिविल नेचर हो चाहे क्रिमिनल नेचर हो, चाहे मृत्यु की आशंका रही हो या नहीं रही हो, उसके कथन सुसंगत है। जो व्यक्ति मर गया है मिल नहीं सकता। केस लॉज पर चर्चा करते हैं थोड़ा, ठीक है। आई थिंक कल वाला पेज इस पे होगा नहीं। एक तो यहां पर एक लैटिन मैगजीम में लिख लेना, नेमो मोरी क्यूरस, PRAESUMITUR। देखो ये जो मैं लैटिन मैगजीम लिखा रहा हूं ये PDF के फॉर्म में डिलीवर लॉ के ऐप पर, कहां पर, डिलीवर लॉ का ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा, डाउनलोड करना। डाउनलोड के बाद वहां डॉक्यूमेंट करके सेक्शन आएगा, जैसे आप डाउनलोड करोगे उस पर लॉगिन करोगे, आईडी अपना नाम नंबर डाल के, डिटेल जनरल डिटेल मांगते हैं, नाम मोबाइल नंबर वगैरह डाल के, और आपको OTP आने के बाद आप इंसर्ट होगी। तो वहां आपको टेस्ट सीरीज, वीडियो क्लासेस जैसे 4-5 पॉइंट मिलेंगे। वहां यह 3rd नंबर का पॉइंट होगा डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट खोलते हैं आपको सामने दिख जाएगा धारा 24 से लेकर 32 तक की PDF होगी इंडियन एविडेंस एक्ट की, वहां देख लेना, ये सारा मिल जाएगा। तो ये एक लैटिन मैगजीम है। इस लैटिन मैगजीम का अर्थ होता है ए पर्सन हु हिज, अच्छा अभी पूरी नहीं लिखी मैंने लैटिन मैगजीम, ए नेमो मोरिटोरस प्रिजुमिचर मेंटायर।
मेन टायर, MENTIRE, इसका मतलब होता है ए मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विद ए लाई इन हिज माउथ। एक व्यक्ति मरते वक्त झूठ नहीं बोलता, कभी भी अपने निर्माता से झूठ के साथ नहीं मिलना चाहता। तो कोई भी व्यक्ति अपने निर्माता से झूठ के साथ नहीं मिलना चाहता। तो ए पर्सन वो इज अबाउट टू डाई गुड नॉट लाई, वह व्यक्ति जो मरने वाला है वो झूठ नहीं बोलता है। एक और लेटन मैगजीम यहां पर यूज होती है, वो भी लिख लेना, LETERM, मोर्टम। इसका अर्थ होता है वर्ड सेड बिफोर डेट, वर्ड सेड बिफोर डेट, मरने से पहले जो शब्द कहे जाते हैं उनके लिए ये लैटिन मैगजीम यूज करते हैं, लेटर मोर्टम। ठीक है। एक केस था मैथ्यू वर्सेज अर्नोल्ड का केस, जैसे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लेना पीडीएफ, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके लिख लेना आराम से, डाउनलोड का ऑप्शन भी है। मैथ्यू वर्सेज अर्नोल्ड का केस था, इसमें क्या कहा कि मरने वाले व्यक्ति के होठों पर सत्य का वास होता है। यही एक इंडियन केस था, उकाराम। इंडियन केस का नाम लिखना, उकाराम वर्सेज राजस्थान राज्य। इस केस में भी कोर्ट ने यही स्टेटमेंट दिया था कि मरने वाले व्यक्ति के होठों पर सत्य का वास होता है। होठ का मतलब लिप्स, तो मरने वाले व्यक्ति के होठों से जो शब्द निकलते हैं उस पर सत्य होता है, सत्य का वास होता है। धारा 32 अनुश्रुत साक्ष्य का अपवाद भी है। मैंने पहली क्लास जब पढ़ा रहा था वहां बताया कि अनुश्रुत साक्ष्य के कुछ अपवाद होते हैं, जैसे धारा 6 है, धारा 17 है, धारा जो संस्वीकृति होती है वो है, धारा 32 है, धारा 60 का परंतु है। राजस्थान में धारा 45 को नहीं माना जाता, अदर स्टेट धारा 45 को भी हियर से एविडेंस का अपवाद मानता है अनुश्रुत साक्ष्य का। तो धारा 32 क्या है, अनुश्रुत साक्ष्य का अपवाद भी है। यहां पर केस काफी पढ़ोगे आप, पर एक केस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पापला नारायण स्वामी वर्सेज एम्परर का है। इसमें यही कहा गया था कि मृत्यु के संव्यवहार के बारे में किया गया अभिकथन, चाहे उसे मृत्यु की आशंका हो या ना हो, सुसंगत माना जाता है। पर जैसे मैंने कोई स्टेटमेंट कहा कि मुझे मृत्यु की आशंका, पड़ोसी मुझे मार सकता है, और पड़ोसी ने मेरे पे हमला किया, मैं मरा तो नहीं, मैं बच गया, तो फिर जो मैंने स्टेटमेंट किसी व्यक्ति को 1-2 दिन पहले दिया था जब मुझे मृत्यु की आशंका थी और आज मैं जीवित बच गया, तो उस स्टेटमेंट की क्या रिलेवेंसी होगी? वो स्टेटमेंट इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 145 में तो खंडन के काम आ सकता है और 157 में संपुष्टि के काम आ सकता है। जैसे मैं कहता हूं कि जिस व्यक्ति ने हमला किया, मैंने 4 दिन पहले भी आशंका जता दी थी कि ये व्यक्ति मेरे से दुश्मनी रखता है और मुझे धमकी भी दी है, ये हमला कर सकता है, तो 157 में वो जो पुराना स्टेटमेंट 4 दिन पहले मैंने दिया था उसको काम में ले सकता हूं। सामने वाला व्यक्ति मेरे कोई तथ्य का खंडन करने के लिए उसको काम में ले सकता है। ठीक है, आई थिंक क्लियर है। आगे बढ़े, केस पढ़ लेना बाकी। एक कौशल राव का है जो इसकी एविडेंसरी वैल्यू बताता है, कौशल राव वर्सेज मुंबई राज्य का। ये केस इंपोर्टेंट है, थोड़ा देख लेते हैं। कौशल राव वर्सेज बॉम्बे राज्य। ये देखो, पहले बॉम्बे राज्य हुआ करता था, फिर इसको बॉम्बे को 2 भागों में तोड़ दिया, एक महाराष्ट्र और एक गुजरात। तो बॉम्बे कौशल राव वर्सेज बॉम्बे राज्य में कहा गया था कि प्रत्येक मामले में ये जनरल नियम होना चाहिए कि मृत्युकालिक कथन के आधार पर ही दोष सिद्धि ना करें, मृत्युकालिक कथन का दूसरे तथ्यों के द्वारा समर्थन होना चाहिए। दोबारा बताता हूं कि प्रत्येक मामले में यह नियम नहीं है कि मृत्युकालिक कथन का अन्य तथ्यों के द्वारा समर्थन हो या अन्य तथ्यों से संपुष्टि आवश्यक है। अकेले मृत्युकालिक कथन के आधार पर भी दोष सिद्धि की जा सकती है। जैसे एक स्टेटमेंट बताता हूं, पत्नी ने अपने मायके को फोन किया कि मेरा ये पति है जो
ये मुझे 2-4 दिनों से तंग कर रहा है बार बार, और मेरे गहने भी ले गया। मैंने कल गहने वगैरह छीनने की कोशिश की, तो इसने कहा कि मैं तेरे को गहनों का क्या करेगी, मैं तेरे को जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा, 1-2 दिन में तेरे को मार दूंगा, और अपने परिवार से 10 लाख रुपए मांगा, नहीं तो तेरे को 4-5 दिन में मार दूंगा। ऐसा कोई स्टेटमेंट पति ने दिया। वो पत्नी ने फोन करके घर पे बात बताई। अब जो घर पे बात बताई तो घर वालों ने क्या है कि जिस शहर में शादी कर रखी थी बेटी की, वहां रिश्तेदारों को फोन किया कि यार ऐसा ऐसा मामला है, और पति के पास जाके आओ, उसको समझाओ। और पति के पास वो समझाने गया, पति और नाराज हो गया, और पति ने उफराती पत्नी का मर्डर कर दिया। सोटी हुई के ऊपर ही कोई जो भी तलवार चक्कू से मर्डर कर दिया। अब ये जो स्टेटमेंट है कि उस घर में मर्डर हुआ है, तो उसने पत्नी ने जो आशंका जाहिर की थी कि गहने बेच दिए, 10 लाख मंगा रहा है, नहीं तो मार देगा, फिर रिश्तेदारों को फोन करना, उसके घर वालों का, रिश्तेदारों का उसके पास जाके आना, ये सारी चीजें। अब उस घर में मर्डर हुआ है, मर्डर हुआ तो पति पत्नी के अलावा कोई रहता नहीं था। अब एविडेंस कहां से लाओगे कि पति ने मर्डर किया? ये जो उसका डाइंग डिक्लेरेशन है ना, इस अकेले स्टेटमेंट के आधार पर उस पति को सजा की जा सकती है, मृत्यु के लिए लाइबल ठहराया जा सकता है। अकेले मृत्युकालिक कथन के आधार पर भी दोष सिद्धि वैध होती है, कौशल राव वर्सेज बॉम्बे राज्य में कहा। हालांकि कोई व्यक्ति ने, जिसका चिकित्सक ने परीक्षण किया था कि इसका मस्तिष्क संतुलन अच्छा है, और चिकित्सक की उपस्थिति में मजिस्ट्रेट ने उसका प्रश्नोत्तर की फॉर्म में एविडेंस लिया। मजिस्ट्रेट ने पूछा क्या हुआ, कैसे घबरा रहे हो, क्या है, क्या घटना हुई, कि साहब मुझे ऐसा ऐसा, मेरे पीछे 4 लोग लगे हैं, ये वो लगा है। कोई व्यक्ति पूरी घटना बता रहा है, तो डॉक्टर ने तो वेरीफाई किया है कि मानसिक रूप से ये व्यक्ति स्वस्थ है, और मजिस्ट्रेट ने क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में पूछा है, और उसने सारे जवाब दिए और नोट किया। तो ये पूरा जो प्रोसेस है कि डॉक्टर की मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष आपने कोई स्टेटमेंट प्रॉपर फॉर्म में दिया है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, ये सबसे बढ़िया एविडेंस माना जाता है। दलवीर सिंह वर्सेज पंजाब राज्य के केस में ये कहा गया। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन लगभग पूरा हो गया है, मैंने बता दिया। बाकी एक से ज्यादा मृत्युकालिक कथन है तो प्रथम मृत्युकालिक कथन की वैलिडिटी ज्यादा होती है। लक्ष्मण वर्सेज महाराष्ट्र राज्य का केस है, उसमें यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट है तो बिना डॉक्टर के प्रमाण पत्र के कि वो स्वस्थ है, उसके कथन को, मृत्युकालिक कथन को वैध मानकर उसके आधार पर सजा कर सकता है। ये लक्ष्मण वर्सेज महाराष्ट्र राज्य के केस में कहा था। आपको केस लॉज वहां मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा कि जो व्यक्ति मर गया, मिल नहीं सकता, या उसका साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया, या उसका साक्ष्य बहुत विलंब से लिया जाएगा जितना मामले में असंगत है, अगर ऐसा स्टेटमेंट कारोबार के किसी अनुक्रम के बारे में, तो जबकि वह कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा कारोबार के किसी अनुक्रम के बारे में किया गया है, तथा स्पेशली विशेषतः क्या, जबकि वह उस कारोबार के मामूली अनुक्रम में या वृत्तिक कर्तव्य के निर्वहन में रखी जाने वाली पुस्तक में उसके द्वारा की गई किसी प्रविष्टि या ज्ञापन के रूप में है, या कोई धन, माल, प्रतिभूति या किसी भी किस्म की संपत्ति की प्राप्ति की लिखित और हस्ताक्षरित स्वीकृति है, या वाणिज्य के उपयोग में आने वाली उसके द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित किसी दस्तावेज के रूप में है, या किसी पत्र और अन्य दस्तावेज के रूप में है जो उसके द्वारा प्राय दिनांकित, लिखित और हस्ताक्षरित की जाते थे। अभी एक करंट में मामला चल रहा है, कोलकाता में वो डॉक्टर थी, जो रेजिडेंट डॉक्टर थी, उसका रेप हुआ, रेप था, गैंग रेप था। अदरवाइज जो भी है, कलकत्ता का मामला बहुत लाइट, अभी लाइट में चल ही रहा है, ठीक है। वहां क्या था, वो महिला डॉक्टर जो रेजिडेंट डॉक्टर थी, जिसका रेप होके मर्डर हुआ है, वो महिला रोजाना अपने घर पे आके डायरी लिखती थी अपनी दिनचर्या की। तो उसने डायरी में भी कुछ फैक्ट लिखे। तो देखो, अब इसमें धारा 32 में कारोबार के अनुक्रम में, बिजनेस के कोर्स ऑफ ऑर्डर में आप कुछ लिख रहे हो, तो जैसे कोई व्यक्ति डेली रूटीन में कोई डायरी में या कोई कर्तव्य निर्वहन की किसी पुस्तक में कोई लिखता है, जैसे जो सिक्योरिटी इंचार्ज होते हैं किसी भी जगह के, चाहे आर्मी के हो चाहे अदर जगह के, आर्मी का जब इंचार्ज घूमने जाता है तो वो पूरा अपना जो रोल अप होता है, जैसे आधे घंटे, मतलब वो चेक करने गया सभी पोस्टों को, तो जो आधे 1 घंटे में चेक करके आया तो हर परिस्थितियों को लिखेगा कि मैं मौके पे गया, वो व्यक्ति सो रहा था, ये व्यक्ति जाग रहा था, हलचल नहीं थी,
सामने वाले पक्ष की तरफ से एक ड्रोन उड़ रहा था, हमने ड्रोन को टारगेट किया, गिराया। वो सारा रूटीन वर्क लिखते हैं। क्यों लिखते हैं रूटीन वर्क? एज ए एविडेंस वो चीजें काम करती है, क्योंकि उनका सीनियर पढ़ता है, पूरी रिपोर्ट देखता है कि अच्छा ड्रोन आ रहे हैं यार, 4 दिन पहले भी आया था ड्रोन, 8 दिन पहले भी आया था। अब मान लो कि ऊपर से रिपोर्ट आ जाए कि पिछले 6 महीने में कितने ड्रोन आए हैं पाकिस्तान से बॉर्डर की तरफ कोई स्पेशल पॉइंट पे। तो अब वो जो लॉग डायरी होती है जिसमें डेली लॉग लिखते हैं, तो उस डायरी में वो एंट्री यहाँ की उसकी डेली का जो रजिस्टर पड़ेगा डेली रूटीन का, उनको काउंट करके इतने इतने बार इन्होंने मौके पे ड्रोन पाएंगे, इसलिए वो मेंटेन करते हैं। अब जो कारोबार करता है वो डेली चीजें मेंटेन होता है। जैसे हम भी एक इंस्टीट्यूट रन करते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह है, तो उसका डेली रूटीन मेंटेन करना पड़ता है कि क्या चीजें अपलोड हो गई, क्या नहीं हुई है, क्या चीजें बाकी है। फीस आती है तो एक एक बच्चे की फीस की प्रॉपर एंट्री करनी पड़ती है। अब कल को ये मामला पसंद करते कि कोई बच्चा कहता है फीस दे दी और मैं कहता हूं कि उसकी फीस हमारे पास नहीं है, तो अब उसने तो अपने पिताजी को स्क्रीनशॉट भेजा है फीस का, चाहे वो किसी को भी पे करके भेज दिया हो, और मैंने अपने जो डेली रूटीन की डायरी में लिखा है कि आज इतने बच्चों को फीस आई है टेस्ट सीरीज की, और मैंने इस फीस में से मेरे कर्मचारी जो साथ में काम करते हैं सहयोगी उनको इतनी इतनी पेमेंट किया है मंथली। तो ये कारोबार के अनुक्रम में, या कोई भी संपत्ति वगैरह प्राप्त करने की कोई रसीद है, जैसे कोई व्यक्ति जो किराने की दुकान चलाता है वो उधार के लिए एक डायरी मेंटेन करता है, लाल डायरी करके, उसमें उसने एंट्री लिखी कि इस व्यक्ति से इतना रुपए उधार, ये इस व्यक्ति को इतना माल उधार में दिया, उसने लिख लिया कि 30,000 का माल था उधार में दिया। तो ये सारी व्यक्ति अगर वो मर गया है, मिल नहीं सकता है, तो उस व्यक्ति की उस डायरी का स्टेटमेंट धारा 32 में रिलेवेंट हो जाता है, कार्ड कोर्ट में काम ले लिया जाता है। ये सारी चीजें रीड आउट कर लेना दोबारा। जबकि करने वाले व्यक्ति के हित के विरुद्ध है कि कोई व्यक्ति जो मर गया, मिल नहीं सकता, उसने वह कथन या तो धन संबंधी या संबंधी हित के विरुद्ध किया है, और यदि वह सत्य है तो उसके विरुद्ध दांडिक अभियोजन या नुकसानी का वाद लाया जा सकता था या लाया जा सकता। तो किसी व्यक्ति ने जिसने वो स्टेटमेंट किया है अपने धन संबंधित हित के विरुद्ध या संपत्तित हित के विरुद्ध किया है, या उस कथन के कारण उस पर दांडिक अभियोजन या नुकसानी का वाद लाया जा सकता है। जैसे एक पंडित जी कहते हैं कि मैंने ही उन लोगों का प्रेम विवाह कराया था जो आजकल चर्चा में चल रहे हैं, और मैंने शादी कराने से पहले मुझे ये पता भी था कि लड़की नाबालिग है, उसकी 18 वर्ष से कम उम्र है, फिर भी उन लोगों ने कहा पंडित जी और लोग कितने देते हैं, 2100 देते हैं ना शादी का, 21,000 देंगे, तो मैंने करवा दिया। तो वो व्यक्ति क्या स्टेटमेंट दे रहा है कि मैंने बाल विवाह करवाया, और ऐसा बाल विवाह के लिए उस पर दांडिक अभियोजन लाया जाएगा पंडित जी पर, क्योंकि जो बाल विवाह करते हैं माता पिता, जो व्यक्ति शादी कर रहा है और जो पंडित है, सब लाइबल होते हैं वो लोग, ठीक है, जो बाल विवाह में शामिल होते हैं। कोई अपने धन संबंधी या संपत्ति संबंधी हित के विरुद्ध कोई स्टेटमेंट करता है या ऐसा स्टेटमेंट करता है जिसके लिए उस पर दांडिक अभियोजन, क्रिमिनल कार्रवाई या नुकसानी का वाद लाया जा सकता है। जैसे मैं कहता हूं कि पड़ोस की जो कार का शीशा टूटा ना, वो मैंने ही क्रिकेट खेलते हुए बॉल से मारी थी, शॉट मारा था, उसके कारण टूटा। तो ये जो स्टेटमेंट है ना मेरा हित के विरुद्ध है, धन संबंधित हित के विरुद्ध है, इसके लिए मेरे खिलाफ वो व्यक्ति जिसकी कार का शीशा टूटा वो वाद लेके आ सकता है कि भैया ये शीशा था ना कार का, 10,000 रुपए का आता था, पे करो। कोई व्यक्ति ऐसा स्टेटमेंट करता है जो उसके धन या संपत्ति संबंधी हित के विरुद्ध है, या जिसके लिए उसके विरुद्ध दांडिक अभियोजन या नुकसानी का वाद लाया जा सकता था, इट्स रिलेवेंट। फोर्थ, किसी लोक अधिकार या रूढ़ि के बारे में, किसके बारे में, लोक अधिकार या रूढ़ि के बारे में या साधारण हितों के बारे में कोई राय देता, जबकि उस कथन में उपयुक्त व्यक्ति ने, जो व्यक्ति मिल नहीं सकता या मर गया है, उसने कोई राय दी है किसी लोक अधिकार या रूढ़ि के बारे में, या लोक या साधारण हित के किसी विषय के अस्तित्व के बारे में कोई बात कही है, जिसके अस्तित्व से यदि वह अस्तित्व में होता तो उस व्यक्ति का अवगत होना संभाव्य होता। और
ऐसा कथन किसी अधिकार, रूढ़ि या बात के बारे में विवाद उत्पन्न होने से पहले किया। मैं एक व्यक्ति हूं, अब मर गया हूं, मिल नहीं सकता हूं। मैंने किसी समय एक कोई स्टेटमेंट दिया था, या तो पब्लिक राइट से संबंधित था, या पब्लिक कस्टम से संबंधित था, या पब्लिक इंटरेस्ट या जनरल इंटरेस्ट से संबंधित था। और मैंने वो स्टेटमेंट इसलिए दिया था कि मुझे उस चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए था। जैसे मैं अपने गांव में रहता था किसी समय, अब ये मामला चलता है कि उस समय स्कूल में कोई घटना हुई थी या नहीं, या स्कूल का ही कोई एरिया की बात चलती है कि हम स्कूल के पास वाले ग्राउंड में खेलते थे, और खेलते थे तो वहां पर पड़ोसी ने कहा कि ये संपत्ति तो हमारी है। उस समय हमने उसको कागज ला के दिखाई कि भाई ये स्कूल की संपत्ति, और ये देखो नक्शा वक्शा स्कूल का स्कूल की संपत्ति के अंतर्गत आता। अब उस व्यक्ति ने स्वीकार किया कि हाँ ये स्कूल की संपत्ति। अब यहाँ क्या है, पब्लिक राइट्स का मामला आ गया। उस संपत्ति पर पब्लिक राइट्स की बात कर रहे हैं, या कोई सड़क ही होती है कि कोई सड़क है, कोई व्यक्ति दावा करता है मेरी है, और उस समय मैं उसी गली में रहता हूं, और हम लोग उसको कागज ला के दिखा देते हैं कि भैया ये तो सरकारी गली है और इस गली में आने जाने का सबको राइट है, और वो व्यक्ति एक्सेप्ट करता है कि हाँ भाई राइट है। तो इस लोक अधिकार के प्रश्न के बारे में मैंने स्टेटमेंट किया, मैंने कागज ला के दिखाए, और उस समय गांव की पंचायत भी बैठी, और पूरी पंचायत में जो 5 लोग बैठते हैं उन्होंने भी यही कहा, जनरल डिसीजन दिया कि ये गली है और इस पर किसी का अधिकार नहीं है, लोग आ जा सकते। अब आज उस गली के बारे में विवाद उत्पन्न हो गया, तो मेरा जो स्टेटमेंट या उस पंचायत का स्टेटमेंट जिन्होंने कहा था और उस सामने वाले व्यक्ति ने एक्सेप्ट भी किया था कि हाँ भाई ये सरकारी गली है, आज इस मामले में जब उस गली का विवाद चल रहा है तो ये पहले वाला स्टेटमेंट रिलेवेंट है, भले ही आज मैं मिल नहीं सकता या वो पंच पटेल देवलोक को गमन कर गए हो, इट्स रिलेवेंट। ठीक है। धारा 5 किसी नातेदारी के अस्तित्व से संबंधित कथन है कि किसी व्यक्ति ने, जबकि वह कथन किन्हीं ऐसे व्यक्तियों के बीच या तो रक्त की नातेदारी होती है, ब्लड रिलेशन होता है, या मेरी संबंधित रिलेशन होता है, या एडॉप्शन से संबंधित किसी नातेदारी के अस्तित्व के बारे में कथन है, और जिन व्यक्तियों के पास ऐसे संबंध की नातेदारी के बारे में जिसके बारे में उसने कथन किया था ज्ञान के विशेष साधन थे और विवादग्रस्त विषय के उठने से पूर्व किया। एक तो विवाद होने के बाद स्टेटमेंट करता हूं, जैसे अभी पिछले उदाहरण में उस गली पे विवाद हो गया, अब मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं कि इस गली पे तो जनता आ रही जा रही है और बहुत पहले से भी आ रही जा रही है और हमेशा ही आते जाते हैं, तो आज मेरे एविडेंस की वैल्यू नहीं है। पर इस विवाद, जब उस गली का विवाद नहीं था उससे पहले उस व्यक्ति की उपस्थिति में भी मैंने कोई स्टेटमेंट दिया, या कुछ चौराहे पे कभी भी ये चर्चा हुई तो मैंने कहा ये देखो यार सरकारी तो गली है और इस पे आसपास वालों ने कब्जा कर रखा है, 10-10 फीट और चौड़ी करवाएंगे इस गली को, और हमने ज्ञापन भी दिया था। और वो ऐसा व्यक्ति जो आज दावा कर रहा है कि गली मेरी है, वो भी ज्ञापन में हमारे साथ गया था। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट जिसमें लोक अधिकार की बात हो रही थी और विवाद से पहले किया था, ठीक ऐसा ही मामला धारा 5 में ये सब सेक्शन 5 की बात कर रहा है कि अगर किसी ब्लड रिलेशन, मैरिज रिलेशन या एडॉप्शन रिलेशन के बारे में किसी ऐसे व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया है जिस व्यक्ति के पास उनके रिलेशन के बारे में ज्ञान के विशेष साधन थे, जैसे मैं किसी व्यक्ति के घर में आता जाता हूं और उस घर में आने जाने के दौरान कोई बच्चा जिसको मैं देखता हूं और मैंने उनसे पूछा ये बच्चा कौन है, कि ये बच्चा तो हमारी बहन का बच्चा और अब हमने इसको गोद ले लिया। तो अब उनकी क्या नातेदारी है उस बच्चे की, और जिस व्यक्ति से मैंने पूछा उनकी क्या रिश्तेदारी होगी, माता पिता हो गए वो जिन्होंने कहा कि हमने इस बच्चे को गोद ले लिया, या तो ये बच्चा अनाथ है, अनाथ था और हमें एक बार रोड पे मिला था, हमने गोद ले लिया। तो अब इस नातेदारी के बारे में कि ये दत्तक ग्रहण के रूप में वो बच्चा इनके पास है, ये बात मैंने कब की है, विवाद से पहले की है। ये स्टेटमेंट मैंने विवाद से पहले दिया है क्योंकि मुझे उनके घर के बारे में नॉलेज थी, मैं आता जाता रहता था और 2-4 बार उन्होंने मेरे को बताया भी था कि ये बच्चा हमारा ही बच्चा, हमने गोद ले लिया है। अब विवाद उठता है कि क्या वो उनका बच्चा है, क्या उसको प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, तो मेरा ये स्टेटमेंट अब भले ही मैं मिल नहीं सकता, मर गया हूं, ये रिलेवेंट हो जाता है 32(5) के अंदर।
32 से क्या कहता है, कौटुंबिक बातें, फैमिली की कोई बातें हैं, कुटुंब की बातें होती है, कौटुंबिक बातें बोलते हैं उसको, ठीक है। तो कोई फैमिली अफेयर से संबंधित कोई बात है, वो विल या विलेख में किया गया। विल होती है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को जीवित रहते हुए अपने बेटों में देने के लिए लिखता, और विल हमेशा मरने के बाद प्रभावी होती है। जैसे कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का ऐसा व्यवस्थापन करता है कि मेरे मरने के बाद ये संपत्ति अपने बेटों में इतनी इतनी % बढ़ जानी चाहिए, ये विल हो गई, और विल हमेशा मरने के बाद प्रभावी होती है। विलेख कोई डीड, विलेख को बोला जाता है इंग्लिश में डीड। मैंने कोई डॉक्यूमेंट बनाया जिसके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी में राइट है या फैमिलीकल राइट है या कोई भी किसी प्रकार का, जैसे मैंने एक कागज पे लिख दिया कि ये जो हमारे घर में ये लड़का रह रहा है, ये लड़का मैंने गोद लिया था जब मैं बहुत छोटा था, या इसको मैं छोटे भाई के रूप में मानता हूं, और मेरे बेटे के रूप में इसको मान्यता दी जाए, और परिवार में जितने भी कोई फंक्शन होंगे उसमें शामिल होने का इसको अवसर मिले, और मकान में से भी आधा हिस्सा दिया जाए। तो ये जो मैंने विलेख में लिखा है कि ये मेरा पुत्र है, तो ये चाहे विल में लिखा हो चाहे डीड में लिखा हो, विल होती है प्रॉपर्टी संबंधित व्यवस्थापन, और विलेख में आप कोई भी बात लिख सकते हो, ठीक है। तो जबकि वह कथन मृत व्यक्तियों के बीच रक्त, विवाह, दत्तक ग्रहण से आधारित किसी नातेदारी के अस्तित्व के संबंध में उस कुटुंब की बातों से जिसमें ऐसा मृत व्यक्ति अंग था। किसी मृत व्यक्तियों के बीच में कोई रक्त, विवाह या दत्तक ग्रहण का संबंध है, एक व्यक्ति मर गया है और उसके परिवार की नातेदारी के संबंध में है, और ऐसे व्यक्ति ने कोई विल या विलेख में वो बात लिखी है, या किसी कुटुंब की वंशावली में वो बात लिखी है, या किसी समाधि पत्र, कुटुंब चित्र या अन्य चीज पर ऐसा कथन किया है, और ऐसा कथन विवाद उत्पन्न होने से पूर्व किया गया था। जैसे पुराने जमाने में राजा क्या करते थे, अपना समाधि पत्र लिखाते थे, जहां पर उनको गाड़ा जाता था तो उनका पूरा जीवन लिखा जाता था कि इन्होंने इतने युद्ध किए, इनके 4 पुत्र थे। अब वहां 4 पुत्र लिखा हुआ है ना, अब वो रिलेवेंट हो गया। यहां कहां 32 में, अब भले वो आगे जीवित होके कह नहीं सकते, पर वो कहां लिख गए, समाधि पत्र में लिखवा गए। कोई व्यक्ति ने अपनी कुटुंब की वंशावली लिखाई, जैसे आप जाना राज प्रशस्ति लिखी हुई है उदयपुर में, एक झील है, झील का नाम मुझे एक्चुअल में याद नहीं आ रहा है, उसके पे राज प्रशस्ति लिखी हुई है 25 बड़े शिलालेख के संगमरमर पे, जिसपे पूरे मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है 400 सालों का। तो मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है, पत्थर पे गुदवा के लिखा हुआ है राज प्रशस्ति, किसी नोचो की पाल पर है वो, मुझे झील का नाम तो याद नहीं आ रहा। झील बहुत बड़ी और फेमस झील है, ठीक है, उदयपुर की। तो या राज प्रशस्ति में अगर कोई बात लिखी हुई है और आज विवाद उठता है कि क्या इनके राज सिंह जी के पुत्र ये थे या नहीं थे, तो उस प्रशस्ति में लिखा हुआ कोई बात, या अपनी विल वो लिख कर गए हो, या कोई विलेख उन्होंने लिखा है, तो उसमें लिखी हुई बात आज रिलेवेंट है कि उन्होंने लिख दिया कि हमारे बीच में ऐसी ऐसी रिश्तेदारी है, वो मेरा पुत्र है, वो मेरी बहन है, जो कुछ भी लिख गए, तो वो 32 में रिलेवेंट हो जाता है अगर आज वो व्यक्ति मर गया। 7वां 13 के किस में वर्णित संविवाद से संबंधित दस्तावेज में किया है। 13 के क्या था कि किसी अधिकार या रूढ़ी का प्रश्न, किसका कोई अधिकार था या रूढ़ी के संबंध में विवाद था, और ऐसे विवाद से संबंधित बात आपने किसी दस्तावेज में की है, जबकि वह कथन किसी विलेख में किया है, विल में किया या अन्य दस्तावेज में किया है, जो किससे संबंधित है, धारा के 13 कैसे, और 13 के कहती है कोई रूढ़ी या कस्टम है, उसका विवाद प्रसंगत है, तो आपने कोई ऐसा रूढ़ी अधिकार कब समाप्त हुआ था, कब प्रसंगत हुआ था, वो सारी चीजें रिलेवेंट है। तो 13 की कोई बात आपने किसी दस्तावेज में लिख दी, तो वो दस्तावेज चाहे विलेख हो, चाहे विल हो या दस्तावेज हो, वो रिलेवेंट है। 32वां 8वां कई व्यक्तियों द्वारा किया गया है और प्रसंगत बातों से सुसंगत भावनाएं व्यक्त करता है।
जबकि वह कथन कई व्यक्तियों के द्वारा किया है और प्रसंगत बातों से सुसंगत उनकी भावना या धारणाओं को व्यक्त करता है। इसको कहा जाता है भीड़ का कथन। आप किसी चीज को देखते ही आप कह दो कि यार ये तो वो है। जैसे कार्टून देखे आपने, कार्टून टीवी में कार्टून नहीं, जो अखबार में छपे आते हैं। कई बार ऐसा यूं करके एक गले में मफलर डाला हुआ एक व्यक्ति का फोटो आता है, नीचे चप्पल वप्पल पहन रहे होती है, गले में मफलर डाला होता, मुंह पे यूं खांसते हुए का, तो देखते ही समझ जाते हो कि वो भले कौन है, केजरीवाल। तो ये क्या है, केजरीवाल का कार्टून है। तो ऐसा कोई कार्टून दृश्य रूपेण, इसका आप है ना दृष्टांत पढ़ोगे एन वाला, इसका दृष्टांत है एन वाला, कि आपने कोई ऐसा कार्टून छापा है या कोई ऐसी चीज प्रदर्शित की है जिसको देखते ही पूरा स्टेटमेंट देख के दुनिया हंस जाए कि ये तो केजरीवाल के बारे में, ये तो राहुल गांधी के बारे में, पप्पू, या किसी ने मोदी जी के जैसा ऐसे दाढ़ी वाड़ी वाला कोई बंदा बना रखा है और यहाँ नीचे लिख रखा है गप्पू, तुम समझ जाओगे कि ये गप्पू कौन है, मोदी जी गप मारते रहते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका कोई आपने उपासनांकन किया है और आज वो प्रसंगत है कि क्या ऐसी चीज किसी व्यक्ति से संबंधित थी या नहीं थी, तो भीड़ ने अगर स्टेटमेंट किया था किसी बात के बारे में, जैसे किसी दीवार पर कोई चित्र छपा हुआ है और जो भी उस चित्र को देखते ही पब्लिक रोककर उसको देखकर एक दूसरे से चर्चा करती है, और ये तो मोदी का यार क्या शार्ट था। तो मतलब उस चित्र पे मोदी नहीं लिखा हुआ, फिर भी आप उस चित्र को दृश्य रूपेण को या कैरिकेचर को या कार्टून को देखकर आप स्टेटमेंट कर रहे हो, भीड़ के द्वारा स्टेटमेंट किया जा रहा है ये तो उससे संबंधित है, तो ये भीड़ का स्टेटमेंट 32(8) में रिलेवेंट होता है। अब उस भीड़ को तो ला नहीं सकते कि किसने कहा था, तो कोई भी व्यक्ति उनमें से वो कह दे कि हम सभी वहां पर 100 लोग इकट्ठे थे, सबने कहा था कि ये तो गलत है यार, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे केजरीवाल अच्छा आदमी है, ईमानदार आदमी, उसका ऐसे बेइज्जती नहीं करनी चाहिए किसी बात को लेकर। तो ये 32(8) तक थे और इनमें एक दृष्टांत है 32(6) वाला दृष्टांत। बाकी दृष्टांत आप खुद पढ़ोगे, ठीक है, मेंस में पढ़ाऊंगा मैं दृष्टांत, अभी प्री में तो समय कम है, तो दृष्टांत आप पढ़ना। अगर कोई दृष्टांत समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दो यार ये दृष्टांत समझ नहीं आया, और इनके साथ आप लिख भी लिया करो कि यार ये किस सेक्शन में हो, 32(5) का है या 6 का है, ताकि थोड़ा सा आपका क्लियर हो। लिखो नहीं तो भी एक दिमाग में आ जाए, अगर कोई नहीं समझ में आए तो बता दिया। 32(6) वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये है कि क्या और ख के बीच में एक वैलिड विवाह हुआ क्या? प्रश्न है कि क और ख में कोई वैलिड विवाह हुआ था क्या? कोर्ट के सामने ये प्रश्न है। अब एक मृद पादरी का यह कथन कि मैंने विवाह ऐसी परिस्थितियों में कराया था जिसमें कराना अपराध होता सुसंगत है। वो क्या कह रहा है कि मैंने ऐसी परिस्थिति में शादी कराई थी जिनमें विवाह कराना अपराध होता है। जैसे हिंदू में मान लो कि पादरी की जगह ब्राह्मण जी कर लो, पंडित जी कह रहे हैं कि ऐसी कंडीशन में मैंने शादी कराई थी जिसमें कराना अपराध होता। तो कौन से अपराध होता है? बाल विवाह अपराध होता है कि भैया वो दोनों बाल थे, मतलब 18-21 से कम थे, मैंने शादी करवा दी, तो ये रिलेवेंट है। 32(6) वाला और 32(7) वाला दोनों स्टेटमेंट, 32(6) वाला और 7 वाला दोनों स्टेटमेंट केवल लिखित में होना चाहिए, क्योंकि 32(6) भी क्या कह रही है, विल दस्तावेज विलेख वगैरह में हो, तो 32(7) भी दस्तावेज में। तो 32(6) और 32(7) के कथन लिखित में होने चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट धारा के साथ। कल हम 33 से लेकर और 39 तक 40 तक पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच आज के लिए।